पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 8. Following is the trial balance of RK stores as on 31st March 15. अब ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया है. जब भी ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो उस समय हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बना दिया होगा. ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, हमें सिर्फ P&L एंड बैलेंस शीट बनाना है और सीधा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करके आगे का सम करेंगे. यानी समझो ट्रेडिंग बना दिया है इन्होंने. बट यहाँ पर खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने ट्रेडिंग बना दिया है. अगर ट्रेडिंग बना कर देंगे यानी सम छोटा हो जाता है, ओनली P&L बैलेंस शीट करना होता है, तो उसके एडजस्टमेंट्स थोड़े हार्ड कर देते हैं. एडजस्टमेंट्स थोड़े क्या कर देंगे, हार्ड. चलो नाउ एडजस्टमेंट फर्स्ट. सैलरी वॉज पेड अप टू 31st December 14. अब ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट का दिया हुआ है, तो वो है 31st March 15. 31st March 15 तक का हमें अकाउंट बनाना है और सैलरी दिसंबर तक पे की हुई है. अब हम मार्च 15 में अकाउंट्स बना रहे हैं और दिसंबर तक सैलरी पे की है. इसका मतलब हमने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की सैलरी पे नहीं की है. क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो वर्किंग नोट्स बाद में लिखना, पहले समझ लो. एडजस्टमेंट फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी. नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी, पहले तो हमें वो अमाउंट चाहिए ना. आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट होते हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में ऐड करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाएंगे, पैसा देना बाकी है. बट कितना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है. देखो अमाउंट मिसिंग है. अगर यही अमाउंट दिया होता ना कि इतना आउटस्टैंडिंग है तो इजी हो जाता. हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ देखो कि 3 months की सैलरी बाकी है, इसका मतलब 9 month की पे कर दी होगी. तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो सैलरी कितनी दी हुई है, 54,000. तो ये 54,000 कितने महीने की है, सो 54,000 अगर 9 month की है तो पर मंथ कितनी हो जाएगी, 6,000. और कितने महीनों की बाकी है, सो 54,000 को 9 से डिवाइड करेंगे. 9 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, पहले उस बात को समझ लो कि अगर 12 में से 3 months की बाकी है तो 9 months की पे की होगी. तो ये अमाउंट जो पेड है ये 9 months का है, सो इसे 9 से डिवाइड कर दो. सो पर मंथ मिल जाएगी इनटू कितने मंथ्स की बाकी है. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर 9 months 54,000, फॉर 3 months हाउ मच, सो 54 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगी 18,000. इट मीन्स जब हम सम करेंगे ये आपके वर्किंग्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, तो आप मुझे बताओगे कि 18,000 है आउटस्टैंडिंग सैलरी. मैं उसके दो इफेक्ट करूंगा, P&L में डेबिट साइड प्लस बैलेंस शीट में लायबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट. 1200 being insurance premium for the year ended 30th September 15. इंश्योरेंस प्रीमियम सितंबर तक पे कर दिया है. अब कभी ऐसे कोई 31st मार्च देखकर थोड़े इंश्योरेंस लेता है. अगर आज मेरा मूड है इंश्योरेंस लेने का, मैं आज ही ले लूँगा, मार्च तक तो रुकूंगा नहीं. सो इन्होंने क्या किया है कि सितंबर में इंश्योरेंस लिया है और 1 साल के लिए पेमेंट कर दिया है. अब अगर सितंबर में लिया है, 1 साल तक पेमेंट किया है, लेकिन इनका ईयर कब क्लोज हो रहा है, मार्च में. इन्होंने मार्च के बदले कब तक पे कर दिए, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया. प्रीपेड कैसे हो गया, इनको पे करना था मार्च तक और इन्होंने पे कर दिया सितंबर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 1 साल का इंश्योरेंस लेती है, तो सितंबर में करवाया होगा तो सितंबर तक पे किया. सो ये हो गया इनका प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, सो पूरे साल का कितना पे किया है, 1200 डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ कितना हो जाएगा, वो दिया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया हुआ है 1200 डिवाइड बाय 12 करो, 100 रुपीज़ मंथली,
इनको मार्च तक पे करना था, इन्होंने सितंबर तक पे किया, 6 मंथ का प्रीपेड कर दिया है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज करो मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सितंबर में इंश्योरेंस करवाओगे, सितंबर तक मिलेगा, 1 साल के 1200 देने। आप बोलोगे मार्च तक चाहिए, कंपनी बोलेगी नहीं 1 साल का पूरा देना पड़ेगा। तो आपने 6 मंथ इस साल के लिए दिए, बाकी 6 मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दे दिया ना, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हम करंट ईयर में पे कर रहे हैं, तो ये प्रीपेड है। और करंट ईयर का बाकी है, हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस का जब प्रीपेड इंश्योरेंस का जब एडजस्टमेंट करूंगा तो अमाउंट कितना आएगा 600। उसके दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ 2000 इज रिसीवेबल। इसका अमाउंट दिया हुआ है, इसका कोई वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा एडजस्टमेंट सीखेंगे हम। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसके वर्किंग नोट कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है कैपिटल 1,42,800, उसका 10%, सो 10/100 14,280। नाउ फोर्थ, ये नंबर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है, ये वर्किंग नोट का नंबर है आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स किया है इन्होंने, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था 12%, 720, ठीक है। सो ये सारे हमें वर्किंग्स पहले करके रखने हैं, जब हम सम करेंगे तो हमारे पास रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 20% ऑन मोटर कार। एक एडजस्टमेंट है, लेकिन एक के अंदर कितने दिए हुए हैं 3। इससे पहले वाला भी एक था, उस एक के अंदर कितने दिए हुए थे, यानी ये 9 एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए हैं, आपको 9 से तो ज़्यादा ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन तो हम पहले ही कर लें ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। सो नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, फर्नीचर तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो 48,000, तो 48,000 का 5% 2400, 48,000 का 5% किया आपने 2400, ओके। देन इसी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया ना, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है अमाउंट 1,80,000 का 10% 18,000। अब इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में से एसेट्स में से डिडक्ट करेंगे। और यही आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी सीख कर आए हो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड ऊपर लिखते हैं मशीन, मशीन में से डिडक्ट करते, तो वो यही है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एंड देन क्या है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 60,000 20% 12,000। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रॉम डेटर्स ऑफ 20,000 राइट ऑफ 50%। देखो डेटर्स तो बहुत सारे होंगे, ऊपर देखो डेटर्स कितने दिए हुए हैं
1,20,000 ठीक है, 1,20,000 डेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 20,000 के डेटर्स ऐसे हैं कि जिसमें से 50% अमाउंट रिकवर नहीं होगा। यानी वो डेटर्स ऐसे हैं कि हमें 50% अमाउंट ही मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, नहीं देंगे 50%। सो 50% बैड डेब्ट्स हो गया। सो 20,000 का 50%, तो बैड डेब्ट्स कितना हो जाएगा? 10,000। बैड डेब्ट्स के भी दो इफेक्ट होते हैं, ये भी हम सीखेंगे सम में, ठीक है। बट अभी अमाउंट काउंट कर लेते हैं कि 10,000 बैड डेब्ट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके, नाउ यहाँ पर भी सम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आप कहीं पर भी नोट कर लो। कई बार डेटर्स को है ना, डेटर्स टर्म यूज़ नहीं करते, कस्टमर लिखते हैं या रिसीवेबल लिखते हैं। क्या? डेटर्स, कस्टमर्स, रिसीवेबल। तो तीनों टर्म नोट डाउन कर लो कहीं पर भी अपनी नोटबुक में, ऊपर मार्जिन पर कहीं पर भी लिख दो, डेटर्स, कस्टमर्स या रिसीवेबल। इन तीनों की मीनिंग एक ही होती है। लिखा? डेटर्स, कस्टमर्स, रिसीवेबल। नाउ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स, पेएबल्स या सप्लायर्स, इन तीनों की मीनिंग एक होती है। क्रेडिटर्स, पेएबल्स या सप्लायर्स। क्रेडिटर्स, पेएबल्स एंड सप्लायर्स। हो गया? चलिए, सो नाउ वर्किंग नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सम करेंगे पूरा। सो अभी आप पहले वर्किंग नोट्स नोट डाउन करें। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के वर्किंग नोट्स हैं। वर्किंग नोट्स पहले कॉपी कर लो, सम ड्रॉ करो। सम में क्या करोगे? सिर्फ P&L एंड बैलेंस शीट, और वो भी आमने सामने रखना, आमने सामने पेज पर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पहले P&L बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो, फिर वर्किंग नोट्स कर लो, या पहले वर्किंग नोट्स लिखो फिर P&L बैलेंस शीट। बट मुझे P&L बैलेंस शीट आमने सामने चाहिए। उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, मिस्टेक नहीं होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम पूरा सम।